आपका बहुत स्वागत है वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स के मॉड्यूल 11 के पार्ट 1 में। मॉड्यूल 11 में हम कंपनी एनालिसिस को आगे बढ़ा रहे हैं। मॉड्यूल 10 में, मॉड्यूल 9 में हमने इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस का क्वालिटेटिव पार्ट देखा था। अब हम मॉड्यूल 11 में बात करेंगे क्वांटिटेटिव पार्ट की, यानी कि फिगर्स को समझना, बैलेंस शीट को समझना, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को समझना, बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना। कंपनी के फाइनेंशियल्स हमको एक इनिशियल ट्रिगर पॉइंट देते हैं। कई बार जब हम किसी सेक्टर में, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो एक इनिशियल ट्रिगर पॉइंट हमको कंपनी के फाइनेंशियल स्नैपशॉट से मिलता है। ख़ासतौर से उसके अगर हम पिछले 5 साल के फाइनेंशियल्स को स्टडी करें, पिछले 5 साल की बैलेंस शीट्स देखें, रिजल्ट्स का परफॉर्मेंस देखें, रेवेन्यू ग्रोथ देखें, ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें एक इन्वेस्टमेंट की आइडिया मिलता है कि हाँ ठीक है, फाइनेंशियल्स अच्छे चल रहे हैं, हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने पिछले मॉड्यूल्स में भी कहा है कि कभी भी फाइनेंशियल्स को सोल बेस नहीं बनाना चाहिए, यानी कि सिर्फ एक अकेला बेस नहीं बनाना चाहिए या अकेला क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा वैरी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि ओनिडा, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, वीडियोकॉन। जब तक इंडिया में फॉरेन कंपनीज जैसे कि सोनी, एलजी और सैमसंग नहीं आए थे, तब तक ओनिडा के प्रोडक्ट्स बहुत बिकते थे, वीडियोकॉन के प्रोडक्ट्स बहुत बिकते थे। जैसे ही ये कंपनीज इंडिया में आई, ये कंपनीज नई टेक्नोलॉजी लेकर आई, एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आई, देखने में भी इनके प्रोडक्ट्स अच्छे थे और टेक्नोलॉजी वाइज तो सुपीरियर थे ही। प्राइसिंग में भी, क्योंकि ये कंपनीज बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के साथ आई थी, कंपनीज सोनी, सैमसंग, एलजी, तो प्राइसिंग वॉर में भी ये कंपनीज पीछे नहीं थी। ऐसे बदलते हुए एनवायरनमेंट में अब मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स जो ओनिडा बनाते थे या वीडियोकॉन, इस तरह की इंडियन कंपनीज कम्पीट नहीं कर पाई। अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें तो हम टेलीकॉम सेक्टर को देख सकते हैं। वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जो कि एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, बट जियो के आने से उनके सारे फाइनेंशियल्स चेंज हो गए। तो इसलिए फाइनेंशियल्स को अगर हम एक सोल बेस बना लेंगे तो हम शायद अच्छा डिसीजन ना ले पाएँ। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को हमेशा अपनी रिसर्च में, अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ऊपर रखिएगा, काफ़ी ऊपर रखिएगा। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो भी अब हम डिस्कस करेंगे, ये हमें उस कंपनी की फाइनेंशियल स्नैपशॉट देता है, कंपनी की एफिशिएंसी के बारे में बताता है, लेकिन सारी की सारी इंफॉर्मेशन इससे हमें नहीं मिलती। खैर, अब हम बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की तरफ। उससे पहले जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दिए इलेक्ट्रॉनिक्स के, टेलीकॉम के, ऐसे ही कुछ सेगमेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो एक जैसे फाइनेंशियल्स पे काम करते हैं या जो कि इस तरह के कंपटीशन से काफ़ी हद तक इंसुलेटेड हैं, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। एफएमसीजी में ब्रांड क्रिएशन, हेल्थ केयर सेक्टर में सर्विसेज पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, एजुकेशन में ब्रांड क्रिएशन और सर्विसेज दोनों पे ही बहुत कुछ डिपेंड करता है, जैसे कि हमने पिछले मॉड्यूल्स में देखा। ये सेक्टर्स डिफेंसिव सेक्टर्स कहलाते हैं। डिफेंसिव से मतलब है कि काफ़ी सारी इस तरह की मूवमेंट से, इस तरह के कंपटीशन से बचे हुए रहते हैं। ये सेक्टर्स डिफेंसिव सेक्टर्स कहलाते हैं। डिफेंसिव सेक्टर्स का मतलब है कि इस तरह के बहुत सारे कंपटीशन से और उतार चढ़ाव से ये सेक्टर्स बचे हुए रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से ऐसे उतार चढ़ाव से इंसुलेटेड है। इन कंपनीज के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का अच्छा होना और क्वांटिटेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वही है जो फंडामेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से स्ट्रांग हो। फंडामेंटली स्ट्रांग होना फाइनेंशियल स्ट्रांग होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल्स मैटर नहीं करते। जब भी मैं कहता हूँ कि फंडामेंटली या क्वालिटेटिवली कंपनी का स्ट्रांग होना ज़रूरी है, इसका मतलब है कि आगे ये कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी वो उसके फंडामेंटल्स पे या क्वालिटेटिव असेसमेंट पर डिपेंड करेगा। आज तक ये क्या करती आई थी, वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का मिक्सचर है, तो इसलिए दोनों ही एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। बट फ्यूचर मल्टीबैगर हमेशा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को कंसिडरेशन में लेकर ही कोई कंपनी बन सकती है। फाइनेंशियल्स में जब भी हम पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं तो कई कंपनीज के पास्ट परफॉर्मेंस हमको बहुत अच्छे लग सकते हैं। अब ऐसे ही एग्जांपल्स में अगर आपको दूँ तो लार्ज कैप कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज, इनके फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का पिछले 20 साल का अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे तो कितनी रैपिडली इस कंपनी में ग्रोथ हुई है। जब से भी इसकी लिस्टिंग हुई होगी, शुरू में जिस इनिशियल प्राइस पे ये शेयर था और आज जिस प्राइस पे ये शेयर है, सारे बोनसेस, डिविडेंड स्प्लिट, जो कुछ भी इसके अंदर आया होगा, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन इन दी कॉस्ट ऑफ द शेयर, सब मिलाकर के हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स उसकी शेयर बढ़ चुका है। लेकिन
ये सारा स्नैपशॉट आगे का पाथ नहीं दिखा सकता। अब आगे ये हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स नहीं बढ़ सकता, आगे बढ़ने की भी एक लिमिट है। तो जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल्स में भी देखा था कि कंपनीज जब ग्रोथ फेज से एक स्टेबल ग्रोथ में आ जाती है, एक स्टेबल फेज में आ जाती है, हाई ग्रोथ फेज से एक स्टेबल ग्रोथ फेज में आ जाती है, तो वहाँ से अब उनका मल्टी बैगर बनना मुश्किल हो जाता है। ये कंपनीज वैसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए अट्रैक्टिव होती हैं क्योंकि स्टेबल कंपनीज होती हैं, 10 to 15% की ग्रोथ ज़्यादातर ये कंपनीज हमें दे देती हैं। तो अब आता है हमारे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का सबसे पहला पार्ट, वो है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वो होता है जो क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमको दिखाई देता है। जब भी किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो जो स्टेटमेंट बीएससी की साइट पे या उस कंपनी की साइट पे होता है, दैट इज़ अ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के कई सारे पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये एक टिपिकल सा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, इसकी वैल्यूज़ पे मत जाइएगा, ये सिर्फ मैंने रुपीज़ में लिए हैं। अब ऊपर जो लिखा होता है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की, ये फिगर जो है ये करोड़्स में है या लैक्स में है या मिलियंस में है, ये सब कुछ उस स्टेटमेंट के ऊपर लिखा होता है। तो फॉर ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर कन्वीनियंस, हम ये सोचते थे कि ये फिगर्स ही हैं जिन फिगर्स की हम बात कर रहे हैं। ये करोड़्स में या लैक्स में इस समय इसको समझना ज़रूरी नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये फिगर्स को देखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पार्ट प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का जो होगा जनरली वो होता है नेट सेल्स। नेट सेल्स से पहले भी जो चीज़ होती है वो होती है ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स का मतलब है कि कंपनी ने टोटल कितना सामान बेचा, कितना पैसा टोटल कलेक्ट हुआ सामान बेचने के बाद। इस ग्रॉस सेल्स में से जीएसटी माइनस किया जाता है, क्योंकि जीएसटी गवर्नमेंट का अधिकार है, कंपनी का पैसा नहीं है, और कंपनी सिर्फ गवर्नमेंट के बिहाफ पे जीएसटी कलेक्ट करती है। तो ग्रॉस सेल्स में से जीएसटी माइनस करके हमें मिलती है नेट सेल्स। ये नेट सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए, किसी भी कंपनी के एनालिसिस के लिए नेट सेल्स का, नेट रेवेन्यूज़ का समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासतौर से जब हम नेट रेवेन्यूज़ को देखते हैं, जब उस फिगर को हम देखते हैं, ये फिगर बढ़ रही है या घट रही है या स्टेबल है, इस फिगर के कंपोनेंट्स क्या हैं, मतलब कि ये जो नेट सेल्स हमें मिली है ये कंपनी के किस किस बिजनेस से मिली है। मान लीजिए कंपनी 2 या 3 तरीके या 4 तरीके बिजनेस करती है, तो हर सेगमेंट का, हर तरीका बिजनेस जो कंपनी कर रही है वो एक सेगमेंट बनेगा। तो हर सेगमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है इस रेवेन्यू में, यहीं से हमको कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है सारे बिजनेस सेगमेंट्स को मिला करके जो रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं वो होते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स या कंसोलिडेटेड फिगर्स। स्टैंड अलोन मतलब कि अलग अलग हर सेगमेंट पे कंपनी ने क्या परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म किया, किस सेगमेंट से उसको कितना पैसा मिला। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड टेलीकॉम सेक्टर में भी ऑपरेट करती है, रिटेल में भी ऑपरेट करती है, ऑयल एंड गैस में भी ऑपरेट करती है। तो उसके अलग अलग हर सेगमेंट के रेवेन्यूज़ को समझना ज़रूरी है। कंसोलिडेटेड फिगर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, बट कौन से सेगमेंट कितना ग्रो कर रहा है या कौन से सेगमेंट नीचे आ रहा है, कौन से सेगमेंट स्टेबल है, कंपनी आने वाले समय में किस सेगमेंट पे जोर देना चाहती है, किस सेगमेंट को वो आगे ले जाना चाहती है, ये बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो सिर्फ एक सिंगल सेगमेंट में काम करती हैं, एक ही तरह का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, वो सिर्फ टेक्सटाइल का काम करते हैं, इसलिए उनके स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। थोड़ी बहुत अदर इनकम ऐड होती है, बट वो नेग्लिजिबल होती है और नेग्लिजिबल रहनी चाहिए, जैसा कि अब हम आने वाले डिस्कशन में उसको देखेंगे। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए नेट सेल्स को देखते समय, ये जो नेट सेल्स हैं ये स्टेबल रहती हैं पूरे साल या साइक्लिकल है, यानी कि किसी समय ये बढ़ जाती है, किसी समय कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जो विंटर केयर प्रोडक्ट्स बनाती है तो ऑब्वियसली विंटर सीजन में उनकी सेल बढ़ेगी। कुछ कंपनीज़ हैं जो समर केयर प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो उनकी सेल समर्स में बढ़ेगी। कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिनकी ऑल ओवर द ईयर सेल्स एक जैसी रहेंगी। जो भी ग्रोथ मिलेगी वो सीज़न वेरिएशन की वजह से नहीं मिलेगी, कंपनी के अपने जो ग्रोथ हो रही है, जो अपना मैनेजमेंट उनका प्रोजेक्ट्स ला रहा है ग्रोथ के लिए, जो भी स्ट्रैटेजी वो अपनी ग्रोथ के लिए अपना रहे हैं उसकी वजह से मिलेगी। साइक्लिकल नहीं होती उनकी रेवेन्यूज़ या उनकी सेल्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मान लीजिए आप मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में और आप उसे दिसंबर से कंपेयर कर रहे हैं या आप उसे सितंबर से कंपेयर कर रहे हैं। अब वो कंपनी जो है वो सीजनल वेरिएशन में है, वो कंपनी सीजनल प्रोडक्ट ज़्यादा बनाती है, तो हो सकता है किसी क्वार्टर के आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिले, किसी क्वार्टर के कम मिले, क्योंकि वो क्वार्टर तो वो कंपनी एक्सेप्ट ही करती है कि इस समय हमारी सेल इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ऐसे में
ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन, यानी कि इस मार्च का पिछले मार्च से कंपैरिजन ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है, क्योंकि मार्च के महीने में हर साल सेल एक जैसी रहनी चाहिए या उसका बिजनेस एक जैसा रहना चाहिए। तो मार्च से मार्च में बिजनेस बढ़ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मार्च से दिसंबर का कंपैरिजन या मार्च से सितंबर का कंपैरिजन उतना रेलिवेंट नहीं रहेगा। तीसरी चीज़ जो हमको एनालाइज करनी चाहिए नेट सेल्स को देखते हुए, मान लीजिए नेट सेल्स बढ़ रही है, तो हमें ये देखना चाहिए कि नेट सेल्स क्यों बढ़ रही है। जो प्रोडक्ट को बनाते हैं उसकी वॉल्यूम बढ़ी है, मतलब बिक्री ज़्यादा हुई है, ज़्यादा प्रोडक्ट बिका है, या उन्होंने प्राइस इंक्रीज करी है, प्रोडक्ट उतना ही बिका है बट प्राइस इंक्रीज की वजह से नेट सेल ज़्यादा बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जो पेन बनाती है, हर क्वार्टर में वो 100 पेन बेचती है, 100 पेन बेचती है 10 रुपये के हिसाब से, तो उसको 1000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट होता है। अब अगर उसको 1100 रुपये का रेवेन्यू जनरेट होता है किसी क्वार्टर में, तो हमें ये देखना कि क्या उसने पेन ज़्यादा बेचे या उसने इन्हीं 100 पेन्स की कीमत 11 रुपये कर दी, जिस वजह से उसको अब 1100 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो इन 3 एस्पेक्ट्स पे हमें नेट सेल्स को एनालाइज करना चाहिए। किसी भी क्राइटेरिया पे हम नेट सेल्स को एनालाइज करें, चाहे वो साइक्लिकल वेरिएशन पे करें, चाहे हम उसकी वॉल्यूम्स पे या प्राइस पे करें, हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो एस्पेक्ट है जिस वजह से भी ये सेल्स बढ़ी है, क्या ये सस्टेनेबल है और कितने समय तक के लिए सस्टेनेबल है। मान लीजिए कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाती जा रही है जिसकी वजह से उसकी नेट सेल्स बढ़ रही है, तो हमने पिछले मॉड्यूल्स में भी देखा था कि कभी भी अननेसेसरली जब भी किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी तो वो सस्टेनेबल नहीं होगी, वो कॉस्ट सस्टेनेबल नहीं होगी, कहीं ना कहीं कंपनी को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी अपनी नंबर ऑफ आइटम्स की सेल बढ़ाती है, मतलब कि उसके आइटम्स की सेल बढ़ती है, प्राइस वो वही रखते हैं या कम भी कर लेते हैं, बट प्रोडक्ट ही अब उनका इतना ज़्यादा बिकने लगता है या उसकी रीच इतनी बढ़ जाती है कि उनकी नेट सेल्स बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये एक एक्चुअल ग्रोथ है, ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब है ये कंपनी ने बिजनेस स्ट्रैटेजीज अपनी चेंज करके या अच्छे बिजनेस मॉडल अपना करके अपनी प्रोडक्ट रीच को बढ़ाया है। इस तरह की सेल, इस तरह की ग्रोथ सस्टेनेबल होती है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में नेट सेल्स के बाद आती हैं डायरेक्ट कॉस्ट्स। डायरेक्ट कॉस्ट्स वो होती हैं जो कि कंपनी की वर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कंपनी खर्च करती है अपने ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए। डायरेक्ट कॉस्ट 3 तरह की होती है। सबसे पहली होती है फिक्स डायरेक्ट कॉस्ट, जैसे कि प्लांट और मशीनरी की कॉस्ट। दूसरी होती है वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट, जैसे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट। अब रॉ मटेरियल हो सकता है कंपनी को कभी किसी रेट पे मिले, कभी किसी रेट पे मिले। तीसरी होती है सेमी वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट, जैसे कि एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज़ की सैलरी मोर और लेस सारे साल या ईयर ऑन ईयर सेम रहती है। सेमी वेरिएबल इसलिए कि हो सकता है कभी कुछ एम्प्लॉयज़ कम हो, कभी कुछ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हो, कभी सैलरीज में इंक्रीमेंट आए, तो इसको एक सेमी वेरिएबल कैटेगरी में डाला जाता है। जितनी ज़्यादा डायरेक्ट कॉस्ट कम होगी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा है। यानी कि आप सामान को बहुत बेच पा रहे हैं, आपके नेट सेल्स तो बहुत ज़्यादा है, बट डायरेक्ट कॉस्ट आप कम करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, आप बहुत एफिशिएंटली अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। वहीं अगर कोई बिजनेस रेवेन्यूज़ तो बढ़ाता जा रहा है बट उसकी डायरेक्ट कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, तो एफिशिएंसी पे सवाल उठ सकते हैं। ऐसे में मैनेजमेंट को ये देखना होता है कि हम किस तरीके से अपनी डायरेक्ट कॉस्ट कम लाएं। जब भी कोई कंपनी, अच्छा मैनेजमेंट जो कंपनी का होता है, जो समझदार मैनेजमेंट होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा नए प्लांट्स या नई फैक्ट्रीज लगाने के बारे में सोचें या नई मशीन्स लगाने के बारे में सोचें। उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि जो मौजूदा प्लांट्स हमारे पास हैं, जो एग्जिस्टिंग मशीनरी हमारे पास है, उन्हीं की एफिशिएंसी हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने रनिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं, चाहे वो पावर कंजम्पशन की कॉस्ट हो, चाहे रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो, किस तरीके से हम अपनी डायरेक्ट कॉस्ट को कम लाएं ताकि एग्जिस्टिंग रेवेन्यूज़ में भी, एग्जिस्टिंग सेल्स में भी हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ जाए, हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन्स बढ़ जाएं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। जैसा कि मैंने कहा कि कभी कभी रॉ मटेरियल की कॉस्ट वैरी करती है, जिसकी वजह से उसको वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट कैटेगरी में डाला जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सोया ऑयल। सोया की कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल है सोयाबीन ऑयल बनाने के लिए, जो सोया की कॉस्ट है वो साल में वैरी करती है सीजन्स के हिसाब से, लेकिन प्रोडक्शन तो कंपनी का जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन है वो तो सारे साल चल रहा है। अब वो एक साथ तो सारा का सारा रॉ मटेरियल मिला के नहीं रख सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, प्लस उसको रखने की भी प्रॉब्लम आएगी। तो उन्हें तो हमेशा ही अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट पे उसको परचेज़ करना पड़ेगा। तो जिस समय ऐसी बात होगी कि जब सोया की कॉस्ट बढ़ी हुई है तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम आ जाएगी। अगर वो अपने रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ा पाते तो हो सकता है उनकी EPS या जो फाइनल प्रॉफिट्स हैं वो कम जनरेट हों।
और उस समय आपको ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी कम दिखाई देगी। बट जैसे ही साल का वो टाइम आएगा जब उनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो रही है तो आपको एकदम से ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा दिखाई देगी। इसलिए मैंने कहा कि कंपनीज को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करना ज़रूरी है, बट ईयर ऑन ईयर यानी कि इस सेम क्वार्टर पिछले साल में क्या परफॉर्मेंस था वो भी कंपेयर करना ज़रूरी है। जब भी हम कंपेयर करें हमें कितना रेवेन्यू बढ़ रहा है, कितनी सेल्स बढ़ रही है तो देखना ही चाहिए, बट नेट सेल्स और डायरेक्ट कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है ये कितना है ये भी देखना चाहिए एज अ परसेंटेज। और यहीं से हमारा नेक्स्ट वैल्यू निकल कर आती है जिसको हम बोलते हैं EBITDA, एबिटा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। हर चीज़ को हम देखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ नेट सेल्स देखी है और डायरेक्ट कॉस्ट देखी है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो भी कंपनी काम करती है ऑपरेशंस के लिए, जो सामान कोर बिजनेस है उसका, कितना वो बेच रही है और कितना उसके लिए डायरेक्ट खर्चा वो कर रही है। अभी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करा, टैक्स कैलकुलेट नहीं करा, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन कुछ भी कैलकुलेट नहीं करा। इससे हमें कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का पता चलता है। एबिटा मार्जिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर होती है जब भी हम पीयर एनालिसिस करते हैं। पीयर एनालिसिस का मतलब है जब भी हम सेम सेक्टर में डिफरेंट कंपनीज को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, जब आप एबिटा को कंपेयर करेंगे तो कंपनी कितनी सेल करती है उस पर एबिटा डिपेंड करेगा। किसी कंपनी का एबिटा हो सकता है 4 करोड़ हो, किसी का 400 करोड़ हो, डिपेंड करेगा कि कंपनी कितनी सेल करती है, कंपनी का साइज़ कितना है। तो कैसे अब हम दो कंपनीज को कंपेयर करें, इसके लिए हम निकालते हैं एबिटा परसेंटेज। एबिटा परसेंटेज को कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है, एबिटा डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। इस फिगर से हमको मिलता है एबिटा मार्जिन जो कि एज अ परसेंटेज कैलकुलेट होता है ऑफ नेट सेल्स, यानी कि नेट सेल्स का कितना परसेंट है एबिटा। एबिटा डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। जब ये परसेंटेज हमको मिल जाती है जिसको हम एबिटा मार्जिन बोलते हैं, अब हम डिफरेंट कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं। अब चाहे किसी कंपनी की सेल 1 लाख करोड़ हो, किसी कंपनी की सेल सिर्फ 1 करोड़ हो, कितने एबिटा मार्जिन पे वो काम करती हैं, इससे हम उन दोनों कंपनीज की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को कंपेयर कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। खास तौर से जब भी हम किसी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट की कॉल लेते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज ही होती हैं ज़्यादातर जो मल्टी बैगर बनती हैं, तो अच्छा रहता है कि हम उस ग्रुप के, उस सेक्टर के जो लीडर्स हैं, जो लीडर कंपनीज हैं, जो बहुत बड़े लेवल पर उस सेक्टर में पहुंच गई हैं, उनके एबिटा मार्जिन से अपनी इस कंपनी के एबिटा मार्जिन को कंपेयर करें। उससे हमें ये पता चलेगा कि ये कंपनी कितनी एफिशिएंसी से काम कर पा रही है। क्या ये कंपनी भी मार्केट लीडर जितनी एफिशिएंसी मेंटेन कर रही है, या मार्केट लीडर से ज़्यादा एफिशिएंसी मेंटेन कर रही है, कम मेंटेन कर रही है। तो एबिटा मार्जिन बिकम्स अ मोर रेलेवेंट कंपेरेबल फिगर देन एबिटा। नेक्स्ट जो फिगर अब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। कोई भी प्लांट, कोई भी मशीनरी जो कंपनी परचेज करती है, कंपनी तो एक साथ उसका पैसा दे देती है। मान लीजिए कंपनी ने कोई मशीन 100 रुपये में परचेज करी, अब उसने तो 100 रुपये उस मशीन की कीमत दी और मशीन खरीद ली। अब अगर वो सारा का सारा एक्सपेंस वो इसी क्वार्टर में दिखा देंगे तो ये क्वार्टर तो लॉस में चला जाएगा क्योंकि उनका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गया। बट इस क्वार्टर के बाद या इस साल के बाद ऐसा तो नहीं वो मशीन ख़राब हो जाएगी, वो मशीन तो यूजेबल रहेगी। अब मशीन तो यूजेबल रहेगी बट उसका सारा खर्चा एक ही साल में दिखा दिया गया या एक क्वार्टर में दिखा दिया गया, जिससे उसकी फाइनल परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। इसके लिए एक चीज़ बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में ये देखा जाता है कि जो मशीन में परचेज की गई है इसकी यूजेबल लाइफ कितनी है। मान लीजिए कोई मशीन कंपनी ने परचेज करी और वो मशीन 100 रुपये की उसने परचेज करी और ये डिसाइड किया गया कि भाई ये 5 साल तक इस्तेमाल की जाती है, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स हम इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। तो 100 रुपीज़ की जो परचेज थी, जो खर्चा था, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा बाय 5 ईयर्स, यानी कि एवरी ईयर, हर साल कंपनी कंसिडर करेगी कि हमारा 20 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर हुआ है, बजाय 100 रुपये एक साथ कंसिडर करने के एज एक्सपेंडिचर कंपनी उसको 20 रुपीज़ पर ईयर खर्चा कंसिडर करेगी। अब पहले साल उन्होंने 20 रुपीज़ कंसिडर किया, तो बाकी 80 रुपीज़ का क्या हुआ? बाकी 80 रुपीज़ एसेट्स की तरह उनकी बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं, एसेट्स की तरह रहते हैं उनके पास। खर्चा भले ही एक बार में 100 रुपये का हो चुका है, बट डेप्रिसिएशन के हिसाब से उसे उस
मशीन की यूजेबल लाइफ में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जैसे 100 रुपये की अगर एक मशीन खरीदी गई थी और ये हुआ कि भाई 5 साल तक इसकी यूजेबल लाइफ है, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 20 रुपीज़ पर ईयर उसका डेप्रिसिएशन आएगा। इससे कई फायदे होते हैं। एक तो एक साथ सारा खर्चा बैलेंस शीट में नहीं दिखता, तो नेगेटिव में नहीं जाती बैलेंस शीट। दूसरी बात, क्योंकि ये मशीन 5 साल तक इस्तेमाल होनी है, तो धीरे धीरे इसकी एसेट वैल्यू कम होती जाती है और डेप्रिसिएशन की तरफ ऐड होती जाती है। यानी कि जैसे पहले साल 20 रुपीज़ हमने इसका डेप्रिसिएशन लिया, तो 80 रुपीज़ एसेट में रहेगा। नेक्स्ट ईयर फिर हमने, सेकेंड ईयर में फिर हमने 20 रुपीज़ लिया, तो ये 20 रुपीज़ उस 80 रुपीज़ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। 20 रुपीज़ एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे और अब उसकी एसेट्स की वैल्यू रह जाएगी 80 माइनस 20 60 रुपीज़। थर्ड ईयर में फिर 20 रुपीज़ डेप्रिसिएशन में आ जाएंगे और एसेट्स की वैल्यू रह जाएगी 60 माइनस 20 40 रुपीज़। फोर्थ ईयर में फिर 20 रुपीज़ 40 माइनस 20 एसेट्स की वैल्यू रहेगी 20 रुपीज़। और फिफ्थ ईयर में फाइनली ये मशीन पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगी, उसको कहते हैं कंज्यूम हो गई, एसेट्स इसके जीरो हो जाएंगे, अब इसकी कोई एसेट वैल्यू नहीं बची क्योंकि इसकी अब कोई यूजेबल लाइफ नहीं बची। यहाँ से इसकी एसेट वैल्यू जीरो हो जाती है और डेप्रिसिएशन में लास्ट 20 रुपीज़ इसके कंसिडर हो जाते हैं। 5 साल के बाद हो सकता है आप कंपनी नई मशीन खरीदे अपने ऑपरेशंस को आगे चलाने के लिए। दूसरा फायदा जो डेप्रिसिएशन का होता है वो ये कि अगर सारा खर्चा एक साथ दिखा दिया जाएगा तो कंपनी तो लॉसेज में आ जाएगी, कंपनी की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में तो लॉस शो हो जाएगा क्योंकि सारा खर्चा एक साथ दिखा दिया गया है। हो सकता है कंपनी की सेल्स भी अच्छी हुई हो, बट क्योंकि उसने इतनी बड़ी मशीन खरीदी है तो सारा खर्चे में जाने की वजह से कंपनी लॉस शो करेगी, तो इसलिए गवर्नमेंट को कोई टैक्स भी नहीं बन पाएगा क्योंकि कंपनी तो लॉस में चली गई। तो इसलिए उसको एक बैलेंस वे में डिवाइड करके हर साल कुछ खर्चा, कुछ एसेट्स और कुछ टैक्सेस बना दिए जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन में जितने रुपए की भी वो मशीन परचेज की गई थी उसकी यूजेबल लाइफ में उन रुपयों को डिवाइड किया जाता है। हर साल उतने रुपए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की तरह शो किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कोई रियल मॉनेटरी एक्सपेंस नहीं होता, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता, वो तो एक बार हो चुका मशीन खरीदने में। अब ये ऑन पेपर एडजस्टमेंट होता है एक तरीके से एक्सपेंस का और एसेट का। जितना डेप्रिसिएशन यहाँ शो किया जाता है उतनी ही एसेट की वैल्यू कम होती चली जाती है। इसको समझने के लिए आप अपनी कार के डेप्रिसिएशन के बारे में समझ सकते हैं। हर साल आपके कार की वैल्यू डेप्रिशिएट करती है तो आपके एसेट की वैल्यू कम होती जाती है और डेप्रिसिएशन में इनकम टैक्स में आप उस खर्चे को क्लेम कर लेते हैं। इसी तरीके से कंपनीज भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्लेम करती हैं। अब जो कार हमने खरीदी थी हमने तो उसका एक साथ पूरा पेमेंट दिया था, लेकिन डेप्रिसिएशन हमको हर साल क्लेम होता है। हर साल उसकी एसेट वैल्यू कम होती जाती है। डेप्रिसिएशन तो होता है उन एसेट्स पे जिनकी वैल्यू लगाई जा सकती है। कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वैल्यूज नहीं लगाई जा सकती, जैसे कि ब्रांड वैल्यू, कॉपीराइट्स, इनको बोलते हैं इनटैंजिबल एसेट्स, यानी कि वो एसेट्स जिनकी वैल्यूएशन लगाना मुश्किल है। ऐसे एसेट्स की वैल्यू जब गिरती है या ऐसे एसेट्स की वैल्यू जब एडजस्ट की जाती है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। इसलिए डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को एक साथ ही कंसिडर किया जाता है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में। अब हमने सबसे पहले देखी थी नेट सेल्स, फिर हमने देखी डायरेक्ट कॉस्ट, फिर हमने देखा एबिटा, फिर हमने देखा एबिटा मार्जिन, अब हमने देखा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो एबिटा EBITDA में से डी और ए अगर हम हटा दें, यानी कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन हम हटा दें, तो अब हमें मिलेगा एबिट, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्वियसली जो भी कंपनी ने लोन्स ले रखे हैं या कंपनी ने कोई डेट सिक्योरिटीज रेज कर रखी है जिसको उसको कूपन देना पड़ता है, तो यहाँ पे जो भी कंपनी इंटरेस्ट पे करती है इस तरह की डेट पे, चाहे वो लॉन्ग टर्म डेट है, चाहे शॉर्ट टर्म डेट है, चाहे डेट सिक्योरिटीज़ के रूप में वो है, वो सारा का सारा इंटरेस्ट पेमेंट्स में कंसिडर होता है। इंटरेस्ट पेमेंट्स वैरी कर सकते हैं कंपनी की डेट के हिसाब से, आउटस्टैंडिंग डेट के हिसाब से। अगर आउटस्टैंडिंग डेट कम हो रही है तो इंटरेस्ट पेमेंट्स कम होंगे, आउटस्टैंडिंग डेट अगर खड़ी हुई है तो इंटरेस्ट पेमेंट्स वैसे ही बने रहेंगे। फिर कई कंपनीज एक्सचेंज रेट के हिसाब से भी, यानी कि करेंसी एक्सचेंज रेट क्या है, अगर कोई फॉरेन डेट रेज हुई है तो करेंसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से भी डेट चेंज हो सकती है, मतलब कि इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो चेंज हो सकता है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए वो कंपनीज अच्छी रहती हैं जहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट्स कम हो, यानी कि डेट्स कम हो। कंपनी अगर मैनेजमेंट अगर एक्टिवली अपनी डेट्स को कम कर रहे हैं, उनके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, बट वो एक्टिवली अपनी डेट को भी एडजस्ट करते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है, एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। इसका मतलब है कंपनी का मैनेजमेंट बहुत सीरियस है अपने बिजनेस को लेकर के और वो अननेसेसरी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहते। देखिए, अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है और आप तब भी इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आप एक अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अननेसेसरली
जो शेयर होल्डर्स को मिल सकता है पैसा, वो हम इंटरेस्ट के रूप में दे रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम जितनी डेट को रीपे कर सकते हैं, जितना अपने आप को डेट फ्री कर सकते हैं कंपनी को, उतना अपने आप को डेट फ्री करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इंटरेस्ट पेमेंट्स कम आते जाएँ और बैलेंस शीट भी क्लियर होती जाए। नेक्स्ट कॉलम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का आता है अदर इनकम। अदर इनकम जैसे कंपनी के कोई इन्वेस्टमेंट्स थे, वहाँ से अगर उसको कोई डिविडेंड मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट मिल रहा है, या कोई रेंटल इनकम कंपनी की हो रही है, इस तरह की जो भी इनकम होगी ये अदर इनकम के हेड में आएगी, जो भी उसके कोर ऑपरेशन से यानी कि उसके मेन बिजनेस से जुड़ी हुई इनकम नहीं है। अदर इनकम का पोर्शन कभी भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर अदर इनकम का पोर्शन बहुत बड़ा है तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। अदर इनकम हमेशा जो नेट सेल्स हैं, जो मेन ऑपरेशनल इनकम है, उससे बहुत कम रहनी चाहिए। अदर इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कभी भी कि वो कंपनी के परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर दे। यानी कि अगर मान लीजिए अगले साल ये अदर इनकम नहीं हो पाई तो अब कंपनी का पूरा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ही हिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदर इनकम थोड़ी बहुत अगर है और बहुत छोटा सा पार्ट है टोटल इनकम का, तो देन इट इज ओके। इसके लिए अच्छा रहता है कि हम अदर इनकम जो भी बिजनेस किया उसे पिछले सालों से कंपेयर करें। मान लीजिए पिछले 5 साल से हम अदर इनकम को कंपेयर करें, हम देखें कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर अदर इनकम में क्या चेंज आ रहा है, किस तरीके से ये अदर इनकम चेंज हो रही है। अगर अदर इनकम पिछले 5 साल से बढ़ती जा रही है, इट इज़ नॉट अ गुड साइन। इसका मतलब है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से डिविएट कर रही है, अपने कोर बिजनेस से डिविएट कर रही है, विच इज़ नॉट गुड। अगर अदर इनकम 5 सालों से स्टेबल है, कम हो रही है, कभी थोड़ी ज़्यादा कभी थोड़ी कम, बट एक एवरेज मेंटेन्ड है, देन इट इज़ अ गुड साइन। इसका मतलब है कि कंपनी का सारा ध्यान अपने मेन बिजनेस पे ही है, अपने कोर बिजनेस पे ही है, और वहीं से उसके रेवेन्यूज़ में ग्रोथ आ रही है, वहीं से उसके परफॉर्मेंस में ग्रोथ आ रही है। नेक्स्ट सेक्शन हमारे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बहुत ही सिंपल है। अगर हम एबिटा लें, एबिटा में से डी और ए यानी कि डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन माइनस करें, इंटरेस्ट माइनस करें और अदर इनकम उसमें ऐड कर दें, यानी कि एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन माइनस इंटरेस्ट प्लस दी अदर इनकम, दिस गिव्स अस प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी कि टैक्स देने से पहले कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी एज अ परसेंटेज कैलकुलेट किया जा सकता है, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसको हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स परसेंटेज बोल सकते हैं। अगर हम पीयर कंपैरिजन कर रहे हैं तो अगेन परसेंटेज ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो फिर कंपनी के साइज़ पे डिपेंड करेगा। कंपनी अगर बड़ी है तो उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत ज़्यादा होगा, कंपनी छोटी है तो उसका कम होगा, सेल्स के हिसाब से ही होगा। बट अगर हम एज अ परसेंटेज इसको कैलकुलेट करें तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल कंपैरिजन रहेगा, और तभी हम कंपनीज को एनालाइज कर सकते हैं, पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं। अगेन जैसे मैंने पहले कहा था कि जिस कंपनी के बारे में भी आप एनालिसिस कर रहे हैं उसे उस सेक्टर के मार्केट लीडर से ज़रूर कंपेयर करिए, और उसी कंपनी के आसपास की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो आसपास की कंपनीज हैं उनसे भी कंपेयर करिए। उससे हमें आइडिया लगेगा कि कंपनी की एफिशिएंसी कितनी है, कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है या ग्रो कर सकती है। फिर हम आते हैं टैक्स पे। टैक्स तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से, कंपनी के प्रॉफिट्स के हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से, कंपनी प्रॉफिट में या लॉस में, इस हिसाब से कंपनी को टैक्स देना पड़ता है। लास्ट सेक्शन इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट है। अब आपने सारे अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी कर ली, आपने जो मटेरियल कॉस्ट थी वो देख ली, डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन देख लिया, अदर एक्सपेंसेस देख लिए, अदर इनकम देख ली, आपने गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर दिया। अब जो पैसा आपके पास बचा ये आपका नेट प्रॉफिट है या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इस नेट प्रॉफिट को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलती है अर्निंग पर शेयर, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज दी नेट अर्निंग ऑफ दी कंपनी। कंपनी की नेट अर्निंग है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस नेट अर्निंग को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, जिससे हमें मिलेगी अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर होती है। अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस का बढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीई रेशियो से कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अर्निंग्स पर शेयर। तो अर्निंग्स पर शेयर जो कि आपके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के सबसे नीचे मिलेंगी, उसमें ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन भी हमेशा आपको मिलेगा जब भी आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट किसी कंपनी का देखेंगे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको मिलेगा। तो अर्निंग्स पर शेयर बिकम्स द लास्ट सेगमेंट ऑफ योर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की इन सारी बातों को ठीक से समझिएगा। अगर आप नोट्स नहीं भी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ना चाहते तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझिए। यहाँ से अब हम चलते हैं मॉड्यूल 11 के सेकंड पार्ट की तरफ, बैलेंस शीट्स। जय हिंद।